जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आर.के. क्लासेस 24 में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एसएससी जीडी मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं। साथियों, आज भी उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं आपके सामने एक प्रैक्टिस सेट लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। साथियों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है आपसे कि हमारी वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना समय गवाए हुए चलते हैं, आइए आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है तो हानि प्रतिशत लगभग कितना होगा। इसमें हमें हानि प्रतिशत और क्रय मूल्य का अनुपात दिया है। हानि दी है हमारी, हानि और सेलिंग प्राइस का हमें अनुपात इसमें दिया है। अनुपात है 1:5, मतलब कि जो पहले आया उसे पहले और जो बाद में आया उसे हमने बाद में रख लिया। साथियों, हमें हानि प्रतिशत बताना है प्रश्न में। हानि प्रतिशत हम तब तक नहीं बता सकते साथियों जब तक कि हमें इसका सीपी मतलब कि कॉस्ट प्राइस ना पता हो। जब तक हमें यह नहीं पता होगा कि हमने वस्तु खरीदी कितने में थी तो हम हानि या लाभ प्रतिशत नहीं बता सकते। यदि मैं कहूँ आपसे कि यह वस्तु मैं 6 रुपये में ख़रीद कर लाया था, यदि मैंने 6 रुपये में यह वस्तु खरीदी और आप में से किसी को मैंने 5 रुपये में यह वस्तु बेच दी, तो आप साफ साफ कहोगे कि आपने सर 1 रुपये का हानि कमा ली है। यही प्रश्न में हमें दिया गया है, मतलब कि हमारा सीपी 6 रुपये था। अब हमें हानि या लाभ प्रतिशत पता करने के लिए जो हमारा सीपी है उसे हमने नीचे रखा और जो हानि है हमारी उसे हमने ऊपर रख लिया, और परसेंटेज में बनाने के लिए हमने इसे 100 से गुणा कर दी, क्योंकि हमें हानि प्रतिशत बताना है। यदि मैं इसे काटूँ 2 से तो यह हमारा 3 टाइम, एंड 100 को यदि मैं काटूँ तो 50 टाइम यह हमारा कट गया, मतलब कि 50/3 हमारा उत्तर आया। इसे साथियों विकल्प के अनुसार हम कर लेते हैं। यदि विकल्प में और थोड़ा आगे बढ़ा दिया है तो हम इसे आगे बढ़ा देंगे, और यहीं रोक दिया है विकल्प में हमारा तो यही उत्तर हम कर देंगे। यदि हम इसे और सॉल्व करना चाहें तो 3 एकम 3, यहाँ बचा हमारा 2 और 3 छंग 18, फिर 2 बचेगा 66%। यह हमारी हानि प्रतिशत है, हानि प्रतिशत। यही हमारा आंसर है। आपको प्रश्न समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है, एक वृत्त में उत्कीर्ण किए गए उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा जिसके विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। यह प्रश्न भी हमारा एसएससी जीडी 2021 में आया था साथियों। अब हमें प्रश्न में बताया है कि एक वृत्त है, तो साथियों हमने एक वृत्त ड्रॉ कर लिया। इसमें बताया है वर्ग, तो हमने एक वर्ग और बना लिया साथियों। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आप चारों भुजाएं बराबर मानिए। एक वर्ग है और उसमें मतलब कि अब हमें विकर्ण बताया है, तो विकर्ण साथियों ये रहा हमारा। विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो हमने इसकी 16 सेंटीमीटर लंबाई मान ली। अब हमें क्षेत्रफल बताना है। अब क्षेत्रफल यदि आपको फार्मूला याद है तो आप शीघ्र ही कर जाएंगे। साथियों, विकर्ण दिया हो तो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, विकर्ण दिया होने पर है साथियों, विकर्ण दिया होने पर होता है विकर्ण का स्क्वायर/2। यह हमारा सूत्र होता है। अब हमें विकर्ण कितना है, 16 है, 16 गुणा 16/2। 2 से यदि हम 16 को काटें तो 8 बार कटेगा, और 16 अट्ठे 128 वर्ग सेंटीमीटर। यह हमारा आंसर होगा। लेकिन यह आंसर तभी सही है जब आपको सूत्र का ज्ञात था। यदि आपको सूत्र मालूम नहीं है तो आप क्वेश्चन एग्जाम में गलत कर सकते हैं। आइए इस प्रश्न को दूसरी तरह से कैसे किया जा सकता है बताते हैं। यदि आपको वर्ग के विकर्ण का सूत्र मालूम हो, वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2। यह वर्ग का विकर्ण होता है। यह विकर्ण कहाँ से आया यह भी आपको बताता हूँ। यदि हम इस भुजा को ए और इसे ए मान लें, क्योंकि चारों भुजा बराबर होती है किसी वर्ग की, तो विकर्ण किस प्रकार निकालते हैं साथियों, यह यहाँ समझ लीजिए छोटा। तो हम आपने एक पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ी होगी, क्योंकि यह 90 अंश का कोण होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है अन्य दो भुजाओं के
वर्गों के योग के। साथियों यह 2a² हुआ, यह कर्ण का वर्ग हुआ। यदि हम कर्ण जानना चाहें क्या होगा हमारा, तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा और यहाँ से a के ऊपर से अंडर रूट हट जाएगा, मतलब कि a हमारी भुजा है, भुजा √2, यहाँ से ये कर्ण हमारा आता है, मतलब विकर्ण वर्ग का। तो हमें विकर्ण दिया है भुजा √2। विकर्ण की माप हमें दी है साथियों 16 बराबर भुजा हमारी हमें ज्ञात करनी है, भुजा √2। ये √2 नीचे आ जाएगा तो भुजा हमारी आ जाएगी, भुजा बराबर आ जाएगी 16√2। अब साथियों वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। आपने ये सूत्र कई बार पढ़ा होगा। भुजा है हमारी 16√2 गुणा 16√2। यदि हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं साथियों तो यह हमारा √2 नीचे 2 बन जाएगा, और 16 की 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह हमारा 256 होगा। यदि हम 2 से 256 को काटते हैं तो यह हमारा 128 टाइम कट जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है दो संख्याओं के एलसीएम व एचसीएफ क्रम से 3564 और 81 हैं। यदि वे संख्याएं 324 और x हैं तो x के अंकों का योग हमें बताना है। तो साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक सूत्र ज्ञात होना चाहिए। सूत्र है हमारा फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर होता है LCM इंटू HCF। यह हमारा सूत्र है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCM इंटू LCM के मल्टीप्लाई के। तो साथियों फर्स्ट संख्या दी है हमें 324 गुणा के x, जो कि हमें पहले ज्ञात करनी होगी, तभी तो इसके अंकों का योग हम निकाल पाएंगे। तो साथियों LCM दिया है हमारा 3564 एंड गुणा के 80 81। अब हम इसे काट लेते हैं साथियों। अभी हमने पिछले जो हमने अपनी एक्सरसाइज कराई थी उसमें आपको भाजकता के नियम पढ़ाए थे, उनका यहाँ यूज होगा साथियों। हमें पता है कि 3 2 9, यदि इनका योग हम करें तो 3 2 5 4 9, यह 9 है और 9 का योग 9 के पहाड़े में आता है, अर्थात यह संख्या हमारी 9 से पूरी तरह डिवाइड होगी साथियों। यदि हम इसे 9 से डिवाइड करें तो 9 तिया 27, यहाँ बचेगा हमारा 5 और 9 छंग 54, यह 36 टाइम हमारा पूरी तरह डिवाइड हो गया। यदि हम इसे देखें तो यह भी 9 से हमारा पूरी तरह डिवाइड है, 5 4 9 6 3 9, मतलब कि अंकों का योग 9 के पहाड़े में है, अर्थात यह भी 9 से पूरी तरह डिवाइड है। जब साथियों इसे हम 9 से डिवाइड करते हैं तो यह 9 तिया 27, यहाँ बचेगा 8, 9 9 81, साथियों यहाँ बचेगा 5, 9 छंग 54, 396 टाइम यह पूरा हमारा डिवाइड हो चुका। अब हम देखें तो 6 3 9 और 6 3 9, अभी भी हमारा 9 से यह डिवाइड हो रहा है। यदि हम इसे करें तो 9 9 चौक 36, यहाँ बचा और 9 चौक 36, यह साथियों 4 4 टाइम पूरा डिवाइड हो गया है। यदि हम इसे 9 से डिवाइड करें 9 चौक 36, यह 4 टाइम हमारा डिवाइड हो चुका है। और यदि हम 4 से इसे काटें तो यह 11 टाइम हमारा डिवाइड हो चुका है। अब साथियों x का मान है हमारा 81 में यदि हम 11 की मल्टीप्लाई करते हैं तो साथियों 8 और 1 ऐसे ही रख लेते हैं, इनके विचाले में 9 हम लिख देंगे, ये 11 की मल्टीप्लाई का रूल होता है साथियों। तो हमारा 891 मिला हमें x का मान। हमसे प्रश्न में पूछा गया है अंकों का योग, तो x के अंकों का योग होगा, अंकों का योग बराबर है 8 प्लस के 9 प्लस के 1, 9 और 1 10 8 18, हमारा आंसर 18। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है एक व्यापारी के पास 80 किलोग्राम चावल है जिसकी कुछ मात्रा वह 15% के लाभ पर तथा शेष मात्रा 5% की हानि पर बेचता है।
तो पूरे लेन देन में उसे 12% का लाभ प्राप्त होता है। तो उसने चावल की कितनी मात्रा 15% लाभ पर बेची। साथियों, इस प्रश्न में हमें दो जगह दिया है कि 15% लाभ, 5% हानि, तो तब कंप्लीट दिया है 12% का लाभ प्राप्त होता है। ऐसे प्रश्न हमेशा एलिगेशन से करे जाएं तो शीघ्रतम हम पहुंच जाते हैं। सबसे पहले वह 15% का लाभ अर्जित कर रहा है साथियों। उसके बाद दिया है हमें 5% की हानि, और ओवरऑल हमें दिया है 12% का लाभ। हमने एलिगेशन लगाया साथियों। यदि हम 15 में से 12 घटाएं तो हमें 3 मिलेगा, और 12 में से 5 घटाएं तो हमें 7 मिलेगा। और साथियों, ये अनुपात जो आता है हमेशा यह क्वांटिटी का आता है, मात्रा का अनुपात। यह अनुपात हमेशा ही मात्रा का आपको मिलेगा। यदि हम इन दोनों क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो हमें 10 मिलता है, 10 किलोग्राम। यदि हमने दोनों क्वांटिटी ऐड की 7 3 10 तो हमें 10 किलोग्राम मिला। लेकिन क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 80 किलोग्राम चावल थे, अर्थात हम इसकी 80 से कंपेयर करा देंगे। एक जीरो से एक जीरो काट दिया तो 1 किलोग्राम की वैल्यू हमारी 8 किलोग्राम के बराबर आई साथियों। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 15% पर जो बेची गई थी हमारी 15% लाभ पर, तो चावल की मात्रा कितनी थी। अर्थात हम 7 से 8 की मल्टीप्लाई करा देंगे। 7 × 8 बराबर 7 8 56। 56 किलोग्राम चावल हमने 15% लाभ पर बेचे थे। यही हमारा आंसर है। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है ए ने बी की तुलना में 30% अधिक निवेश किया, बी ने सी की तुलना में 40% कम निवेश किया, जिसने 8000 का निवेश किया था। ए और बी के मध्य निवेश कितना था, मतलब ये अंतर हमें बताना है उनका। साथियों, ऐसे प्रश्नों में हमें अनुपात निकालना होगा। अनुपात निकाल के फिर हम कंपेयर करा लेंगे और तभी हम दोनों की राशियों के बीच अंतर बता सकते हैं। साथियों, प्रश्न जब ऐसा दिया हो तो हम जो सबसे लास्ट में होता है उसे 100 मान लेते हैं, जिससे हमें सबसे पहले कंपेयर करानी होती है। हमें पता है बी ने सी की तुलना में 40% कम निवेश किया था, अर्थात 100 का यदि हम 40% निकालें तो हमें 60 मिले। 100 का 40% 40 होता है, मतलब कि 100 का यदि हम 40% निकालें तो 100 से 100 कट जाएगा, हमारा 40 मिला। और 40 मतलब कि 40 इसने कम निवेश किया था। 100 पे 40 घटाया मतलब कि इसने 60 का निवेश किया होगा साथियों। अब हमसे प्रश्न कह रहा है कि ए ने बी की तुलना में 30% अधिक निवेश किया, मतलब कि ए ने बी की तुलना में 30% अधिक। यदि हम 60 का 30% निकालें साथियों, 0 से 0 कट जाएगा, 6 × 18, मतलब कि 18 अधिक 60 का 18 अधिक इसने निवेश किया, मतलब कि 78 रुपये का इसने निवेश किया। अब ये हमारे अनुपात निकल के आ गए हैं साथियों। यदि हम इसे छोटा बनाना चाहें तो छोटा, नहीं तो हम डायरेक्ट यहीं से भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन ने बताया है कि सी ने 8000 का निवेश किया था, मतलब कि इसने हमें बताया है क्वेश्चन ने कि 8000 का निवेश किया था। 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे तो 1 रुपये की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 80 रुपये के बराबर आ गई है। 1 रुपये की वैल्यू हमारी 80 रुपये के बराबर है साथियों। अब हमसे कहा है ए और बी की राशियों के बीच जो अंतर होगा, यदि हम 78 में से 60 घटाएं तो साथियों हमें मिलेगा 18, मतलब कि हमारा जो अंतर है 18 है। अब 1 रुपये की वैल्यू है 80 के बराबर, तो हम इसकी 18 की 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 18 8 144 होता है 0, तो यह हमारा अंतर होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। ये ए और बी की राशियों के बीच का अंतर है हमारा, यही हमारा आंसर है। तो साथियों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है यदि वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। साथियों, एक वृत्त है, वृत्त की ये त्रिज्या है, इसे वैसे तो व्यास कहते हैं, लेकिन दोनों यहाँ से यहाँ देखोगे तो त्रिज्या है और यहाँ भी एक त्रिज्या है। 50% की वृद्धि कर दी जाए, यदि हम इसमें 50% की ये वृद्धि कर दें तो हमें बताना है कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। साथियों, इस प्रश्न को आप लेट करके भी कर सकते हैं, मतलब कि मानकर इस त्रिज्या को मान लिया 10 मान लिया, और 10 का 5% बढ़ाकर यहाँ जो भी आएगा, और साथियों बड़े में से छोटा घटाकर क्षेत्रफल में आप
बता सकते हो, लेकिन वो मेथड थोड़ा लेंथी हो जाएगा साथियों और हमारा समय कहीं ना कहीं हम गंवा देंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम में मतलब कि हमें 30 या 40 सेकंड तो मिलते हैं एक क्वेश्चन के, और आप समय गंवाने के कारण जो वो अपने हाथ से गंवा दोगे। तो साथियों एक शॉर्ट ट्रिक है इसकी, आइए जानते हैं। शॉर्ट ट्रिक है a + b - के AB अपॉन 100। यह सूत्र ये प्लस आएगा साथियों, क्योंकि दोनों टाइम वृद्धि हुई है। यदि हमारी त्रिज्या में कमी होती तो हम यहाँ माइनस का चिन्ह लगाते। साथियों यह सूत्र आपने पहले भी कई बार पढ़ा होगा, जहाँ भी कहीं दो वैल्यू दी हो वृद्धि या कमी की, इस सूत्र को हम अप्लाई कर देते हैं, मतलब कम या ज़्यादा, वृद्धि कमी, इस प्रकार के प्रश्नों में यह सूत्र हम अपना लगा देते हैं। इस बार हमारी दोनों तरफ वृद्धि हुई है त्रिज्या में, अर्थात हम 50 एंड प्लस के 50 गुणा 50 अपॉन 100। साथियों इन दोनों जीरो से हम दोनों जीरो काट देंगे। 50 हमारा 100 होता है, प्लस के 5 पंजे 25 बराबर 125। तो हमारी वृद्धि कितनी होगी? 125% की हमारी वृद्धि होगी। यही हमारा आंसर है साथियों। तो साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।